हेलो बच्चों, वेलकम टू टॉपर क्लासेस। मैं हूं आपकी टीचर ए और मेरे साथ आज के इस डीप डाइव सेशन में है आपकी को टीचर टीचर बी। हेलो स्टूडेंट्स, आज का सेशन लिटरली एकदम स्पेशल और इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आज हम फूड क्रॉप्स और एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स को इतनी एक्सट्रीम डिटेल में कवर करेंगे ना कि बोर्ड एग्जाम्स में आपका एक भी मार्क नहीं कटेगा। हम दोनों मिलकर आपको हर एक कॉन्सेप्ट बहुत ही लॉजिक के साथ समझाएंगे, तो बिल्कुल अपना 100% फोकस यहाँ रखना। तो चलिए आज का सिलेबस जल्दी से देख लेते हैं। आज की इस क्लास में हम सिक्वेंशियली कवर करने वाले हैं। सबसे पहले शुगर केन, उसके बाद ऑयल सीड्स, फिर पल्सेस, टी और आखिर में इस चैप्टर का सबसे क्रूशियल हिस्सा अग्रेरियन रिफॉर्म्स। ये सारे टॉपिक्स बोर्ड एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से एब्सोल्युटली क्रूशियल हैं। सो लेट्स जंप राइट इन। राइट। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, जो है द स्वीटनेस ऑफ शुगर केन। बच्चों, शुगर केन यानी गन्ना हमारे देश की इकोनॉमी का एक बहुत ही मजबूत हिस्सा है। ये एक ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये गर्म और थोड़े मॉडरेट दोनों तरह के क्लाइमेट्स में बहुत अच्छे से ग्रो कर सकती है। अब इसकी ज्योग्राफिकल रिक्वायरमेंट्स को केयरफुली नोट डाउन कर लीजिए। शुगर केन कल्टीवेशन के लिए हमें एक हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है। इसका टेम्परेचर स्ट्रिक्टली 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच ही होना चाहिए और जो एनुअल रेनफॉल है वो 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर्स के बीच लगती है। लेकिन मैम, अगर किसी रीजन में इतनी बारिश होती ही नहीं है, मेरा मतलब जहां रेनफॉल जेन्युइनली लो है, तो वहां शुगर केन प्रॉपर्ली कैसे ग्रो करेगा? बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है आपका। अगर रेनफॉल कम है तो वहां इरिगेशन इज रिक्वायर्ड। बिना आर्टिफिशियली पानी दिए यानी प्रॉपर इरिगेशन के बिना हम लो रेनफॉल एरियाज में इस क्रॉप को नेचुरली प्रोड्यूस नहीं कर सकती हैं। अब जरा इसकी प्रोडक्शन पर ध्यान देते हैं। इंडिया पूरी दुनिया में शुगर केन का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, सिर्फ ब्राजील के ठीक बाद। और एक बात, इससे सिर्फ प्लेन व्हाइट शुगर नहीं बनती है बच्चों, इससे हमें शुगर, गुड़ यानी जागरी, खानसरी और मोलासिस मिलती है। एक और पॉइंट जो बोर्ड एग्जाम्स के लिए याद रखना है, शुगर केन की खेती में सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक बहुत ज्यादा हैवी मैनुअल लेबर की जरूरत पड़ती है। और मैम, इसके मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आखिर कौन कौन से हैं? मेजर स्टेट्स जहां शुगर केन प्रोमिनेंटली ग्रो होता है उनमें आती हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब और हरियाणा। अपने एग्जाम्स के मैप वर्क के लिए इन सभी को ध्यान से मार्क कर लेना। परफेक्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट मेजर कैटेगरी पर, ऑयल सीड्स, इंडियाज कुकिंग मीडियम। बच्चों, जैसे किसी बड़ी मशीन को स्मूथली चलने के लिए प्रॉपर इंजन ऑयल की जरूरत होती है ना, बिल्कुल वैसे ही हमारी इंडियन किचन्स को फंक्शन करने के लिए ऑयल सीड्स एक तरह से उसी इंजन ऑयल का काम करते हैं। इनके बिना हमारा ज्यादातर डेली खाना बन ही नहीं सकता। आप बिल्कुल सही एनालॉजी दे रही हैं। और अगर हम फैक्चुअल स्टैट्स देखें तो 2020 में इंडिया वाज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट इन द एंटायर वर्ल्ड, जस्ट आफ्टर चाइना। हमारे देश में हम प्रैक्टिकली बहुत अलग अलग तरह के ऑयल सीड्स उगाते हैं। अगर हम कंप्लीटली टोटल क्रॉप्ड एरिया की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 12% एरिया अकेले ऑयल सीड्स ही कवर करते हैं। ये काफी मैसिव फिगर है जो इनकी एग्रीकल्चरल इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है। इस ऑयल सीड्स की वाइड कैटेगरी में बहुत सारी क्रॉप्स आती हैं। मैं प्राइमरीली ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, सेसमम जिसको हम तिल भी कहते हैं, सोयाबीन, कैस्टर सीड्स, कॉटन सीड्स, लिंस सीड्स और सनफ्लावर को लिस्ट करना चाहूंगी। हाँ बच्चों, और एक मजे की बात बताती हूँ, ज़्यादातर ऑयल सीड्स एडिबल होते हैं और डायरेक्टली कुकिंग मीडियम्स की तरह यूज़ होते हैं। लेकिन ध्यान रखना, इनका सिर्फ और सिर्फ खाने में यूज़ नहीं होता। ये बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ में स्ट्रिक्टली रॉ मटेरियल्स की तरह भी यूज़ होते हैं, जैसे सोप बनाने में, कॉस्मेटिक्स में और यहाँ तक कि मेडिकल ऑइंटमेंट्स में भी इनका बहुत हैवी रोल होता है। एब्सोल्युटली राइट। अब हम शिफ्ट करते हैं उस स्पेसिफिक क्रॉप की तरफ जो हर इंडियन वेजिटेरियन डाइट का सबसे जरूरी हिस्सा होती है, पल्सेस, यानी द प्रोटीन पावर हाउस ऑफ आवर मील्स। लेकिन मैम, यहाँ मेरे दिमाग में एक बहुत ही कंसेप्चुअल सवाल आ रहा है जो आई एम श्योर बच्चों के दिमाग में भी होगा। अगर हम पल्सेस ग्रो ही नहीं करते तो आखिर मिट्टी का क्या होता? मेरा मतलब है, सिर्फ डाइटरी नीड्स पूरी करने के लिए तो हम कैजुअली कोई और क्रॉप भी उगा सकती थी ना। पल्सेस फिजिकली सॉइल के लिए इतनी स्पेशली इंपॉर्टेंट क्यों हैं? ये आई ना एकदम टॉप स्कोरर वाली सोच। मैं लॉजिक समझाती हूँ। सबसे पहले फैक्ट्स याद रखें कि इंडिया पूरी दुनिया में पल्सेस का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर होने के साथ साथ स्ट्रिक्टली सबसे बड़ा कंज्यूमर भी है। अब मैं आपके मिट्टी वाले इंपॉर्टेंट सवाल पर आती हूँ। देखो बच्चों, लगातार क्रॉप्स उगाने से सॉइल की जो नेचुरल फर्टिलिटी और न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, वो कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं। लेकिन पल्सेस सिर्फ अरहर को छोड़कर सारी की सारी लेग्यूमिनस क्रॉप्स होती हैं।
इसका साइंटिफिकली मतलब यह है कि इनकी रूट्स ऐसी होती हैं जो हवा से सीधा नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करके उसे एक्चुअली सॉइल में फिक्स कर देती हैं। इस पूरे साइंटिफिक मैकेनिज्म को हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं और एग्जैक्टली इसी रीजन से इन्हें क्रॉप रोटेशन में इफेक्टिवली उगाया जाता है ताकि सॉइल अपनी खोई हुई फर्टिलिटी वापस से कंप्लीटली रिस्टोर कर सके। वाओ! तो बेसिकली मैम, हम कॉन्फिडेंटली कह सकती हैं कि पल्सेस सॉइल के लिए लिटरली एक नेचुरल पावर बैंक का काम करती हैं। जो एनर्जी और न्यूट्रिशन सॉइल खो देती है, ये लेग्यूमिनस क्रॉप्स उसको फिर से रिचार्ज कर देती हैं। एग्जैक्टली बहुत ही ब्रिलियंट एनालॉजी यूज किया आपने। अब एग्जाम्स के लिए इनके स्पेसिफिक टाइप्स और मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स देख लीजिए। मेजर पल्सेस में आती हैं तूर यानी अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, पीज और ग्राम। इनको डेफिनेटली मेनली मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटका में उगाया जाता है। एक और बहुत बड़ी हिडन एडवांटेज ये है कि इन्हें सर्वाइव करने के लिए बहुत कम मॉइस्चर चाहिए होता है, तो ये आसानी से काफी ड्राई कंडीशंस में भी ग्रो कर जाती हैं। चलिए अब देखते हैं हमारी नेक्स्ट बिलवेड प्लांटेशन क्रॉप, टी, द लेबर इंटेंसिव ब्रू। मैम, आप इसकी इन स्ट्रिक्टली स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल कंडीशंस के बारे में हमें क्या डिटेल बताएंगे? मैं एकदम डिटेल में बताती हूँ। टी कैजुअली कोई भी क्रॉप नहीं है, ये एक हाईली स्पेसिफिक प्लांटेशन क्रॉप है और एक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप है। इसके कल्टीवेशन के लिए आपको सिंपली एक हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है और वो भी कंसिस्टेंटली पूरे साल भर, ऑल थ्रू द ईयर। साथ ही फ्रीक्वेंट शावर्स इफेक्टिवली इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ईयर चाहिए होते हैं। ये क्लाइमेट इसलिए एब्सोल्युटली ज़रूरी है ताकि जो उसके टेंडर लीव्स यानी नरम पत्ते हैं ना, उनकी कंटिन्यूस और रैपिड ग्रोथ बिना किसी रुकावट के होती रहे। स्टैट्स नोट कर लीजिए। 2020 में इंडिया वाज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी ग्लोबली, जस्ट आफ्टर चाइना। मैम, यहाँ विजुअली फील्ड में देखकर ही लग रहा है कि इसमें प्रैक्टिकली कितना ज़्यादा मैनुअल काम चल रहा है। इसका मतलब इसे ब्लाइंडली हर कोई तो नहीं कर सकता, राइट? सही पकड़ा आपने। टी इज प्योरली एंड हेविली अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री। इसमें हमें प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा अबंडेंट, चीप और पर्टिकुलरली स्किल्ड लेबर की जरूरत होती है, क्योंकि हर एक पत्ती को परफेक्टली तोड़ना अपने आप में एक स्किल है। और एक फैक्ट प्रॉपर्ली याद रखना बच्चों, टी इज प्राइमरीली प्रोसेस्ड डायरेक्टली विद इन द टी गार्डन इटसेल्फ। उससे क्या होता है, उसकी जो नेचुरल फ्रेशनेस है वो परमानेंटली रिस्टोर और प्रिजर्व रहती है। अब आप सब इसका मैप रेडी ज्योग्राफिक चेकलिस्ट बना लीजिए। मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में आती हैं असम, वेस्ट बंगाल जिसमें स्पेसिफिकली हिल्स ऑफ दार्जिलिंग एंड जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट्स, फिर नेचुरली साउथ में अपनी तमिलनाडु और केरला। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा में भी चाय बहुत सक्सेसफुली प्रोड्यूस की जाती है। इन सारी लोकेशंस को डेफिनेटली अच्छे से मेमोराइज कर लेना। तो चलिए बच्चों, अब हम टेक्निकली क्रॉप्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज से आगे बढ़ती हैं और इस पर्टिकुलर चैप्टर के सबसे क्रिटिकल सेक्शन पे शिफ्ट करती हैं, टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। लेकिन मैम, मेरे पास वापस एक बहुत ही कंसेप्चुअल डाउट आ रहा है। हम तो जानते हैं कि इंडिया में हम कैजुअली हजारों साल से बिना ज्यादा दिक्कत के फार्मिंग कर ही रहे थे, तो अचानक इंडिपेंडेंस के बाद इन बड़े रिफॉर्म्स की ऐसी क्या एक्सट्रीम जरूरत पड़ गई थी? ट्रेडिशनल मेथड्स आखिर फेल क्यों होने लगे थे? मैं आपको इसका एकदम एब्सोल्यूट कोर लॉजिक समझाती हूं। देखो, प्रॉब्लम लिटरली ये थी कि सस्टेन्ड लैंड यूज विदाउट कंपैटिबल टेक्नो इंस्टीट्यूशनल चेंजेस ने हमारे ओवरऑल एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट की पेस को बिल्कुल हिंडर कर दिया था, मतलब ऑलमोस्ट स्टॉप कर दिया था। भले ही हमने देश में इरिगेशन के कुछ नए सोर्सेज डेवलप किए, पर द हार्श रियलिटी इज आज भी देश के एक बहुत बड़े हिस्से में हमारे फार्मर्स कंप्लीटली अपने सर्वाइवल के लिए स्ट्रिक्टली मॉनसून और सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी पर ही डिपेंड करते हैं। अब खुद इमेजिन कीजिए, एक मैसिवली एंड एग्रेसिवली ग्रोइंग पॉपुलेशन के लिए ये कितना बड़ा सीरियस चैलेंज है। जब देश की लिटरली ओवर 60% पॉपुलेशन अपने एवरीडे लाइवलीहुड के लिए सीधा एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती हो, तब आप ट्रेडिशनल मेथड्स के सहारे नहीं बैठ सकते। आपको सिस्टम में डीप, सीरियस टेक्निकल और इंस्टीट्यूशनल बदलाव लाने ही पड़ते हैं। इस प्योर स्ट्रगल में जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनकर आई वो थी लैंड की फ्रैगमेंटेशन। जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन प्योरली राइट ऑफ इनहेरिटेंस की वजह से किसान की बड़ी जमीन कंटिन्यूअसली छोटे और कंप्लीटली अनइकोनॉमिक हिस्सों में बढ़ती चली गई। जमीन के इस तरह सिवियरली टूटने और छोटे हो जाने को ही हम फंडामेंटली फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। ओह, अब मुझे डेफिनेटली क्लियर हो रहा है। मैं इसको बच्चों के लिए ऐसे विजुअलाइज करती हूँ जैसे आपका एक महंगा स्मार्टफोन अचानक जमीन पर गिर के टूट जाए, उसकी स्क्रीन के कंप्लीटली छोटे छोटे फ्रैगमेंटेशन या टुकड़े हो जाएं। जब तक आप उन स्कैटर्ड टुकड़ों को वापस मेटिकुलसली जोड़कर एक सिंगल स्मूथ बड़ी स्क्रीन नहीं बनाती, वो फोन इफेक्टिवली किसी काम का नहीं रहता। उन किसानों के ड्रास्टिकली बिखरे हुए फील्ड्स को वापस फिजिकली जोड़ना एग्जैक्टली वैसा ही जरूरी था। एकदम हिट द नेल ऑन द हेड वाली एनालॉजी दी आपने। उसी टूटी हुई इनएफिशिएंट एग्रीकल्चरल जमीन और सिस्टम को लॉजिकली जोड़ने के लिए पोस्ट इंडिपेंडेंस हमारी गवर्नमेंट ने इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स को एब्सोल्यूट टॉप प्रायोरिटी दी।
इन क्रूशल स्टेप्स में टेक्निकली इंक्लूड होते हैं पहला कलेक्टिवाइजेशन, फिर आता है कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स यानी उन्हीं छोटी स्कैटर्ड लैंड्स को फिजिकली मर्ज करके बड़ा बनाना। तीसरा है सिस्टमैटिकली फार्मर्स के बीच कोऑपरेशन बिल्ड करना। और चौथा सबसे पाथ ब्रेकिंग स्टेप, एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। बच्चों स्ट्रिक्टली नोट डाउन कर लो, लैंड रिफॉर्म ही इफेक्टिवली हमारे देश के फर्स्ट 5 ईयर प्लान का अल्टीमेट और मेन फोकस था। तो बच्चों आज हमने सिक्वेंशली अलग अलग वाइटल क्रॉप्स और उनसे जुड़े स्ट्रिक्ट एग्रीकल्चरल पॉलिसीज का प्रैक्टिकली डीप एनालिसिस स्टेप बाय स्टेप सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। पर यह क्लास ऑफिशियली रैप अप करने से पहले मैं आपके शार्प दिमाग के लिए एक प्रॉपर हाई ऑर्डर बोर्ड एग्जाम लेवल एनालिटिकल सवाल छोड़कर जाना चाहती हूँ। गिवन आवर लिटरली मैसिव पॉपुलेशन और हमारी इंटेंस हेवी रिलायंस ऑन अनप्रिडिक्टेबल मॉनसून्स, आपको क्या लगता है हाउ विल इंडियाज एग्रीकल्चर सर्वाइव द लूमिंग थ्रेट ऑफ क्लाइमेट चेंज? इस एनालिटिकल क्वेश्चन के बारे में इफेक्टिवली सोचिएगा और इस पर हम नेचुरली नेक्स्ट क्लास में अपनी डिटेल डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। टिल देन कीप रिवाइजिंग द कॉन्सेप्ट सिस्टमैटिकली और पूरे फोकस के साथ ढेर सारा पढ़ती रहिए। Thank you so much, बच्चों. Keep learning, keep questioning, और all the absolute best for your highly important board exam preparations. मिलते हैं हमारी अगली क्लास में.